हेलो गाइस, वेलकम टू स्मार्ट क्लासेस। और आज हम करने वाले हैं इलेक्ट्रिसिटी का पार्ट 2। तो चलिए शुरू करते हैं। हमने लास्ट टॉपिक जो ख़त्म किया था वो था रेजिस्टेंस इन सीरीज एंड पैरेलल। ठीक है, तो उसके मैंने कुछ क्वेश्चंस दिए थे, काफ़ी बच्चों ने रिस्पॉन्स किया भी है, मेरे को व्हाट्सएप मैसेजेस भी आए हैं। ठीक है, तो अब हम करने वाले हैं इसका पार्ट 2। अब हम शुरू करेंगे यहाँ से जूल्स लॉ से। तो चलिए, जूल्स लॉ है क्या, इसको समझेंगे बेटा ध्यान से। तो सबसे पहले तो हेडिंग देते हैं जूल्स लॉ। इसे बोलते हैं जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। चलिए जूल्स लॉ ऑफ हीट समझेंगे। तो देखिए, अगर हम किसी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस में करंट पास करेंगे, ठीक है, तो अगर किसी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस में करंट पास करेंगे तो उसमें से हीट प्रोड्यूस होगी कुछ टाइम बाद। ठीक है, एकदम नहीं कि आपने स्विच में मतलब जैसे पंखा ऑन किया और वो पंखा गर्म होना शुरू हो जाएगा, नहीं। काफ़ी टाइम चलता रहेगा पंखा, तो देखोगे कि पंखा जो है वो गर्म हो चुका है। इस इफेक्ट को बोलते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। ठीक है, तो जूल्स लॉ बेसिकली हमें बताता है हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। तो आपसे क्वेश्चन कई बार ऐसे घुमा के भी पूछ लेंगे, एक्सप्लेन हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। तो ये जूल्स लॉ के द्वारा एक्सप्लेन किया जाएगा। चलिए अब समझते हैं जूल्स लॉ क्या बताता है। ठीक है, तो इसको लिखेंगे अभी हम, साथ साथ में लिखिएगा। इट स्टेट्स दैट हीट प्रोड्यूस्ड in a conductor is directly proportional to following factors। अब कौन कौन से फॉलोइंग फैक्टर है जिनके ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। नंबर फर्स्ट है हमारे पास बेटा, दैट इज अ स्क्वायर ऑफ करंट यानी कि I, इसके स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। सेकेंड है हमारे पास बेटा, दैट इज रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर, रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय कंडक्टर लिख सकते हैं। ठीक है बेटा, और थर्ड चीज होगी टाइम बेटा। थर्ड चीज हो जाएगी हमारे पास, दैट इज टाइम, कितने टाइम के लिए हम उस चीज को करंट दे रहे हैं। ठीक है, तो इन तीनों चीजों से हमारे पास जो रिजल्ट बनेगा, देखिए जरा ध्यान से। H जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था I स्क्वायर, फिर H जो था वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था R के, फिर H जो था वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टाइम के। तो इन तीनों को अगर मैं मिला दूं बेटा, तो हमारे पास जो रिजल्ट बनता है वो बनता है H इज इक्वल टू H इज इक्वल टू I स्क्वायर RT एंड दिस इज आर जूल्स लॉ। ठीक है बेटा, तो ये बेसिकली बताता है कि इतनी हीट प्रोड्यूस होगी अगर मैं इतना करंट दूंगा इतनी रेजिस्टेंस पे और इतने टाइम के लिए, तो इतनी हीट हमारे पास जनरेट होगी किसी भी कंडक्टर में। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो इसको एक्सप्लेन किया गया था जूल्स लॉ के द्वारा, और आप सभी को ये इंपॉर्टेंटली पता होना चाहिए। एक और फॉर्मूला होता है हीट का बेटा, वो मैं आपको यहाँ पे लिख देता हूँ। H इज इक्वल टू VIT। अभी VIT कैसे आया, क्योंकि देखिए I स्क्वायर R क्या होता है हमारे पास, I स्क्वायर R या IR क्या होता है, देखिए IR V के इक्वल था। ठीक है, तो मैंने यहाँ से एक I यहाँ पे रख दिया, मतलब मान लो कि इस तरह से हमने किया। H इज इक्वल टू I मल्टीप्लाई R इंटू T। तो हमने इस R, I और R को V लिख दिया, ये I यहाँ पे आया और ये T यहाँ पे आ गया। ठीक है, कैपिटल T डाल लो यहाँ पे। चलिए, तो ये फॉर्मूला भी बन जाएगा H इज इक्वल टू VIT। तो ये दूसरा फॉर्मूला हमारे पास हीट का बन जाएगा, जिस पे न्यूमेरिकल आपको मिल जाएगा। ठीक है बेटा, अब आगे बढ़ते हैं बेटा। इसकी एप्लीकेशंस क्या हैं, अगर बाय चांस आपसे एप्लीकेशन पूछ ली जाए, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट की एप्लीकेशन क्या है, तो आप सभी ने घरों पे इलेक्ट्रिक आयरन पड़ी होगी, है ना। एप्लीकेशंस की बात करते हैं बेटा, तो आप सभी घर में इलेक्ट्रिक आयरन होगी। अब इलेक्ट्रिक आयरन का बेसिक प्रिंसिपल क्या है बेटा, वो जूल्स लॉ ही है। ठीक है, इलेक्ट्रिक आयरन हो गया। आप सभी के घर में गीज़र होगा, है ना। तो जो गीज़र होता है वो भी बेसिकली इसी चीज़ से चलता है। रूम हीटर होगा सभी के घर में। ठीक है, रूम हीटर जो होता है वो भी बेसिकली क्या होती है, एक कॉइल होती है ना। रूम हीटर के अंदर क्या होता है, एक कॉइल होती है, जिसको आप करंट देते हो, करंट देंगे तो ये हीट प्रोड्यूस करेगी। क्लियर है, तो ये हीट प्रोड्यूस करेगी। क्लियर है, उसके बाद गीज़र हो गया आपका। ठीक है, जो वाटर गीज़र्स आते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रिक गीज़र्स, तो ये भी सारे जो है एप्लीकेशन है किसकी हैं बेटा, जूल्स लॉ की हैं, या फिर हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, तो आपसे एप्लीकेशन भी पूछ लेते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा। नेक्स्ट अब हमारे पास इलेक्ट्रिक एनर्जी। नेक्स्ट टर्म क्या है,
इलेक्ट्रिक एनर्जी, इलेक्ट्रिक एनर्जी। चलिए अब इस टर्म को समझेंगे बेटा, इलेक्ट्रिक एनर्जी क्या है, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन अगर आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो, मैं लिखवा रहा हूँ आपको। टोटल वर्क डन इन मेंटेनिंग एन इलेक्ट्रिक करंट, टोटल वर्क डन इन मेंटेनिंग एन इलेक्ट्रिक करंट इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट फॉर अ गिवन टाइम। मतलब इसका अर्थ ये होगा कि कितना वर्क डन करना पड़ेगा इलेक्ट्रिक करंट को किसी सर्किट में जाने के लिए, ठीक है, फॉर अ गिवन टाइम। क्लियर है। तो ये वर्क डन से रिलेट करता है, तो वर्क डन हमारा क्या हो जाएगा, W इज इक्वल टू VIT। अभी हमने पढ़ा था हीट इज ऑल्सो फॉर्म, हीट जो रिलीज होती है VIT थी, है ना। तो हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, तो एनर्जी यहाँ पे आ गई, तो एनर्जी भी क्या होगी, VIT। क्लियर है बेटा। और I² RT भी हो सकता है यहाँ पे, ये जो पुराना फॉर्मूला था हीट का वही यहाँ पे भी लग सकता है, I² RT। ठीक है बेटा। तो इस तरीके से आपका ये तो ये हमारा एनर्जी का फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है। एनर्जी के SI यूनिट की बात करूँगा बेटा, SI यूनिट ऑफ एनर्जी क्या होगा। तो अगर मैं एनर्जी के SI यूनिट्स की बात करूँ बेटा, देखिए ध्यान से ज़रा, एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ किलो वॉट आर। देखिए ये एक्चुअली में क्या है, मेरी पावर है। पावर मैं आपको बता देता हूँ, पावर जो होती है दैट इज इक्वल्स टू I² R। इसका फॉर्मूला रहता है I² R, और I² R की वैल्यू अगर मैं P लिख दूँ, ठीक है, तो E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, पावर इनटू टाइम। चलिए टाइम, स्मॉल t जो डोनेट करता है बेटा वो टाइम को डोनेट करता है, ठीक है, याद रखिएगा। यहाँ पे स्मॉल t आएगा, जितने भी मैंने कैपिटल डाले यहाँ पे सभी स्मॉल है, ठीक है। एनर्जी इज इक्वल टू पावर इनटू टाइम हो जाएगा आपका। क्लियर है। इसके जो SI यूनिट होंगे वो हो गए किलोवाट आर, ठीक है। और इसी को हम कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी भी बोलते हैं, कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी। चलिए तो आपसे अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए व्हाट आर द कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी, तो आंसर इज किलोवाट आर। ठीक बेटा। अब 1 किलोवाट आर जो होता है बेटा, 1 किलोवाट आर जो होता है दैट इज इक्वल्स टू 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल। अगर जूल की कन्वर्जन आपसे पूछ ली जाए, किलोवाट आर को जूल में कन्वर्ट करना है, तो दैट इज़ योर आंसर। क्लियर, इसको याद कर लेंगे, ठीक है। पावर की अगर मैं यूनिट्स की बात करूं बेटा, पावर की अगर यूनिट की बात करूं, SI यूनिट ऑफ पावर, तो पावर की SI यूनिट होती है वाट। 1 वाट, ठीक है, 2 वाट, 3 वाट ऐसे आ जाती है। तो 1 वाट या वाट बोल सकते हो, वाट इज अ यूनिट ऑफ पावर। क्लियर हो गया सभी को। चलिए इसके बाद बेटा कुछ आपसे प्रोटेक्टिंग डिवाइसेस के बारे में भी आपको वैसे पता होना चाहिए। जैसे कि कुछ प्रोटेक्टिंग डिवाइस के मैं नाम लिखता हूँ, प्रोटेक्टिंग डिवाइसेस। जैसे कि आपके पास होगा फ्यूज़, फिर हो गया MCB, ठीक है, फ्यूज़, MCB, सर्किट ब्रेकर हो गया, ठीक है, ये बड़े लेवल पे आ जाएगा। फ्यूज़ क्या होता है बेटा, जैसे आप लोग घरों में जो मेन स्विच होता है ना उसके पास में ही फ्यूज़ लगा होता है, ठीक है। और फ्यूज़ का काम क्या होता है बेटा, जब एक्सेस करंट फ्लो करेगा सर्किट में, तो जो फ्यूज़ है वो मेल्ट कर जाएगा। फ्यूज़ क्या करेगा, मेल्ट कर जाएगा। क्लियर है। और सर्किट ब्रेक कर देगा, सर्किट को ब्रेक कर देगा। जैसे फॉर एग्जांपल शॉर्ट सर्किट हुआ है ना, कहीं पे शॉर्ट सर्किट हुआ, तो अगर वहाँ पे फ्यूज़ लगा होगा तो फ्यूज़ क्या करेगा, मेल्ट कर जाएगा, जिसकी वजह से जो सर्किट है वो ब्रेक हो जाएगा और बाकी अप्लायंसेस बच जाएंगे, ठीक है। MCB होता है मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। अब ये काम क्या करता है कि जब भी स्पार्किंग होती है ना बेटा, कहीं पे भी छोटी मोटी स्पार्किंग हो रही हो, तो MCB जो है वो सर्किट को ब्रेक कर देता है, यानी कि शट हो जाता है। MCB गिर जाता है, शट हो जाता है, ठीक है, और सर्किट ब्रेक हो जाता है। सर्किट जो होता है वो ब्रेक हो जाता है। अब सर्किट ब्रेकर क्या है, सर्किट ब्रेकर आपके जो है वो बेसिकली जितने भी पावर स्टेशंस होते हैं ना, ये लगे होते हैं पावर स्टेशंस में। पावर स्टेशंस में सर्किट को ब्रेक करने के लिए मैनुअली और ऑटोमेटिकली दोनों तरह के होते हैं, ठीक है। तो ये सर्किट को ब्रेक करते हैं, जिससे क्या है कि कोई और ज़्यादा घटना ना
हो पाए, ठीक है। तो उससे बचाने के लिए ये प्रोटेक्टिंग डिवाइसेस हम यूज़ करते हैं। इनके अलावा भी बेटा जैसे यहाँ पे होती है अर्थिंग। अर्थिंग इज़ ऑल्सो अ प्रोटेक्टिंग डिवाइस बेटा। बेसिकली क्या होता है कि जो एक्सेस करंट अगर फ्लो कर रहा है, तो अगर आपके घर में अर्थिंग हो रखी है, जो ग्रीन कलर की वायर आपकी डाली होगी घर में, उसे हम अर्थिंग कहते हैं। अर्थिंग करते क्या है कि जो एक्सेस करंट होता है वो हम अर्थ में ग्राउंड कर देते हैं। वो अर्थ में क्या कर देते हैं, ग्राउंड कर देते हैं। जितना एक्सेस करंट होगा वो सारा का सारा ग्राउंड हो जाएगा, और ये अर्थिंग का काम होता है, ठीक है बेटा। तो ये है आपका पूरा ओवरऑल चैप्टर करंट इलेक्ट्रिसिटी, और काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हमने डिस्कस की है इस चैप्टर में। आई होप आपको समझ लगी होंगी सारी की सारी। फिर भी एक बार रिकॉल करने के लिए मैं आपको बता दूं हमने कौन कौन से टॉपिक इस चैप्टर में पढ़े थे, अभी कभी रिकॉल हो जाएगा। सबसे पहले हमने पढ़ा इलेक्ट्रिक करंट क्या था, इलेक्ट्रिक करंट पढ़ा था, ठीक है। इलेक्ट्रिक करंट आई, इसका फॉर्मूला था Q/T, और दूसरा फॉर्मूला था NE/T, ठीक है बेटा। अब मैं बार बार रिकॉल नहीं करूँगा, जिन्होंने ये वीडियो नहीं देखी है फर्स्ट पार्ट प्लीज़ इस वीडियो का देख लीजिएगा। चलिए, इलेक्ट्रिक करंट के बाद हमने पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ा था। पोटेंशियल डिफरेंस जो था वो था हमारे पास वर्क डन अपॉन चार्ज, ठीक है। वर्क डन अपॉन चार्ज इसका फॉर्मूला था। उसके बाद हमने पढ़ा था बेटा ओम्स लॉ। ओम्स लॉ ने बताया था V = IR, ठीक है बेटा। और इसका ग्राफ भी हमने देखा था कि ग्राफ कुछ इसका स्ट्रेट लाइन ऐसे ग्राफ बनता था, ठीक है। इसके बाद हमने फैक्टर फैक्टिंग रेजिस्टेंस पढ़े थे, तो वहाँ से हमारे पास फॉर्मूला आया था R = ρL/A, ये रेजिस्टेंस का ही फॉर्मूला आया था, ठीक है। उसके बाद हमने रेजिस्टेंस इन सीरीज़ पढ़ा था, तो सीरीज़ में रेजिस्टेंस की वैल्यू ऐड होती थी डायरेक्टली। तो फटाफट रिकॉल कर रहे हैं हम इस चैप्टर को। इसके बाद रेजिस्टेंस इन पैरेलल का अगर फॉर्मूला देखूँ तो 1/Rp = 1/R1 + 1/R2 + 1/R3। जिन लोगों को ये समझ नहीं आ रहा है प्लीज़ पार्ट 1 जरूर देखिएगा। चलिए, इतना करने के बाद फिर हमने किया था, इसके बाद हमने देखा था रजिस्टिविटी हमने अभी डिस्कस किया है, रो, ठीक है। ये क्या होता था कि अगर हम एक मेटेलिक क्यूब लेते हैं, ठीक है, अगर हम मेटेलिक क्यूब लें और उसके क्रॉस सेक्शन में यानी कि उसके ऑपोजिट फेसेस में करंट पास करेंगे, तो जितनी रेजिस्टेंस ये ऑफर करेगा उसे हम रजिस्टिविटी बोलेंगे, ठीक है बेटा। रजिस्टिविटी के यूनिट्स नहीं बताए थे तो वो अभी बता देता हूँ। SI यूनिट्स ऑफ रजिस्टिविटी, SI यूनिट ऑफ रजिस्टिविटी होते हैं ओम मीटर, ठीक है बेटा। इसके बाद हमने कुछ इलेक्ट्रिक सर्किट्स के बारे में देखा था। सर्किट्स तो नहीं बेटा, रजिस्टर सर्किट्स के बारे में देखा था। कुछ ऐसे वाले सर्किट आपको याद आ रहे होंगे, देखो ज़रा ध्यान से। जिन्होंने पहले वाली वीडियो देखी होगी उनको पता होगा। इनको सॉल्व करना सीखा था कि इनको सॉल्व कैसे करना। मान लो यहाँ पे एक रजिस्टर है, दूसरा यहाँ पे, सारे 3 ओम के हैं। तो मैंने बोला था कि इनको पहले लूप देखेंगे, लूप को सॉल्व करेंगे, फिर नॉर्मली इसको सॉल्व किया जाएगा, ठीक है। चलिए, न्यूमेरिकल देख लेते हैं 1-2 बेटा, यही वाले रेजिस्टेंस के न्यूमेरिकल्स देख लेते हैं। बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम रहती है इसमें। अब रेजिस्टेंस बेस्ड न्यूमेरिकल अभी जैसे हमने देखा था, एक मैं न्यूमेरिकल आपको स्पेशली कराना चाहूँगा। जैसे ये मेरा एक, मान लो कि ऐसा एक सर्किट है हमारे पास, और आपसे बोला गया इसकी टोटल रेजिस्टेंस यानी कि यहाँ से यहाँ तक की टोटल रेजिस्टेंस RAB कैलकुलेट करिए। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे बेटा? अब इसको सॉल्व करने के लिए देखिए बेटा क्या करना है, हमें लूप दिख रही है, एक ही लूप है यहाँ पे, यही लूप है ना। तो इसको हम सॉल्व करेंगे। मान लो कि ये सारे 2 ओम के दे रखे हैं हमें, आपको अलग वैल्यू भी मिल सकती है, ठीक है। आप वैल्यू वही डालेंगे जो आपको वैल्यू दी होगी। अब मान लो कि ये सारे 2 ओम के रजिस्टर हमें दे रखे हैं। अब इनको सॉल्व कैसे करना है? अगर ध्यान से इस सर्किट को देखूँ तो यहाँ से यहाँ तक बेटा आपको, अगर आप ध्यान से देखो तो ये सीरीज़ में लगे हुए हैं। तो इसको मैं ऐसे ड्रॉ कर सकता हूँ, देखिए, ठीक है बेटा। तो इसको मैंने ऐसे ड्रॉ कर लिया क्योंकि ये बिल्कुल ऐसे सीरीज़ में है, और ये यहाँ पे भी इस पॉइंट में और इस पॉइंट में ये एक और रजिस्टर से जुड़ रहे हैं। तो हम यहाँ से एक नीचे को और यहाँ से भी एक नीचे को ड्रॉ कर लेते हैं और एक रजिस्टर बीच में लगा देते हैं यहाँ पे। तो अब यहाँ से ये सर्किट जो है वो काफ़ी ईजी हो गया तुम्हारे लिए। देखिए यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 और यहाँ पे भी 2 है। तो अब लूप को सॉल्व करना है तो पहले मैं यहाँ पे देखूंगा ये दोनों सीरीज़ में है, तो 2 + 2 कितना हो जाएगा 4। इट मीन्स यहाँ पे अगर मैं एक रजिस्टर लगाऊँ 4 ओम का और नीचे जो है वो 2 ओम का रहेगा एज इट इज़, ठीक है बेटा। चलिए, तो ये 2 ओम का है। अब ये दोनों पैरेलल में हैं तो इनको सॉल्व करेंगे 1/4 + 1/2। अब देखिए एलसीएम लेंगे 4 और ऊपर क्या आ जाएगा 3। एलसीएम ले लेना बेटा, ठीक है।
और ये वैल्यू जो आई है इसको रेसिप्रोकल करना होता है, तो आंसर हमारा हो जाएगा 4/3। तो 4/3 ओम इसका आंसर हो जाएगा आर ए बी की वैल्यू। क्लियर है बेटा? तो इस तरह से हम लोग इन न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर सकते हैं। तो ये आपका हो गया पूरा ओवरऑल चैप्टर बेटा, ठीक है। बाकी अब बचे इसके और न्यूमेरिकल्स। अब न्यूमेरिकल्स कौन कौन से किस किस बेस पे आ सकते हैं? ओम्स लॉ पे न्यूमेरिकल आपको मिलेगा, ठीक है। उसके बाद आपको जूल्स लॉ पे मिलेगा, ठीक है। जूल्स लॉ पे आपको न्यूमेरिकल मिलेगा, ओम्स लॉ पे मिलेगा। उसके बाद पावर के न्यूमेरिकल्स होंगे बेटा, रेजिस्टेंस इन सीरीज़ एंड पैरेलल इनके न्यूमेरिकल्स होंगे बेटा। इसके अलावा बेटा आपको एनर्जी के न्यूमेरिकल्स मिलेंगे, ठीक है। तो ये न्यूमेरिकल्स आप लोगों को मैं नेक्स्ट वीडियो में देने वाला हूँ। तो इस वीडियो के लास्ट में प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है बेटा, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो के लिए थोड़ा सा मोटिवेटेड रहूँ कि हाँ मेरे बच्चों को ये चीज़ अच्छी लग रही है। क्लियर है? तो ये चीज़ें हमने अभी करनी है। फिलहाल आपको जो बेसिक आइडिया था चैप्टर का ओवरऑल मैंने दे दिया है, ठीक है।